लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 माह के बाद एक रोज़ में सबसे ज़्यादा गोया 2547 केसेस सामने आए। 18 मरीज़ इंतकाल कर गए। बहुत ही गंभीर सूरत हाल है जो बढ़ती जा रही है। बिगड़ते हालात के पेश नज़र कौमी राब्ता कमेटी NCC के इजलास में अहम फैसले किए गए, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाया। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इज्तिमा के मुंतज़मीन पर होगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद में गफलत दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उन्हें सिविल और फौजदारी मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत की जो रिट है उसको इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जानिब कोरोना की जारी दूसरी लहर की शिद्दत से बेपरवाह अपोजिशन के जलसों पर इसरार जारी है। अपोजिशन पार्टी कहती हैं, बज़िद हैं उसके रहनुमा, कि वो इतवार को पेशावर और उसके बाद 29 तारीख को मुल्तान में जलसा ज़रूर करेंगे। आवाम से कहा जा रहा है कि जोक दर जोक इन जलसों में शरीक हो। इससे पहले भी ये कैफियत है जो पिछले कई महीनों से जारी है। ऐसा लग रहा है जैसे आवाम को जानते बूझते एक शदीद खतरे की जानिब ढकेला जा रहा है। या तो आप मुल्क बंद कर दें, ये फैसला कर लें। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है इसको रोकना, शक और शुबात पैदा होते हैं। जलसे करना हमारा काम है। लोग अपनी मर्जी से आते हैं, ओपन एयर होता है। कोयटा में जलसा किया, हर आदमी को मास्क दिया जो वहाँ आया। उसके अलावा अगर जरूरत पड़ी हम उनको डिस्टेंस भी कर देंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत का ये इकदाम जो है ये बदनीति पे मबनी होगा। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये मंत्रा शुरू किया हुआ है पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो PDM की तहरीक को जो है वो नुकसान पहुँचाना है और इसको जो है वो सबूताज करना है। हम उसको पूरी ताकत के साथ जो है वो रजिस्ट करेंगे। दिलचस्प बात है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस वक्त PDM में पेश उसके रहनुमा अवामी इज्तिमात के सख्त मुखालिफ थे। कोरोना की भरपूर अंदाज से वकालत करते थे। कोरोना की के लिए हिफाजती इक़दाम की SOPs की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भरपूर उसकी हिमायत करती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान से नाराज़ रहती थी। उस वक्त हमने सिंध में बदतरीन लॉकडाउन भी देखा। मुराद अली शाह तो आवाम से हाथ जोड़ कर घरों में रहने की अपील करते थे। जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है, वो कदम उठाए जिससे आप अपना आवाम का सेहत और जिंदगी बचा सकते हैं। वजीर आजम SOP का कहता है, अभी उसको कोई फिक्र ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अवाम मरे तो सो मरे, बीमार हो तो सो बीमार हो जाए। SOP कह के अवाम को क्या समझ आएगा? क्या हमको पता चलेगा कि हमें मास्क पहनना है, हाथ धोना है, फासला रखना है? ये आपको समझाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर इल्तिमास करता हूँ, SOPs पे अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्क पहने, बिला वजह घर से ना निकलें। कोशिश पूरी है। सबसे पहली प्रायोरिटी लोगों की जानें बचानी है। आप सबसे दरखास्त है हमारी मदद करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, घरों पे रहें। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। इन हालात में गुज़िश्ता रोज़ NCOC के चेयरमैन असद उमर ने कहा कि अगर अपोजिशन ने जल्द से जुलूस करके अवाम की सेहत को खतरे में डाला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज KP हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि अगर पेशावर जलसा हुआ तो PDM के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात, कोरोना की फैलती हुई सूरत हाल, हुकूमत की कानूनी और आइनी जिम्मेदारियाँ, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र, साबिक़ वज़ीर क़ानून भी हैं, पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदां। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये बताइएगा कि क्या कल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद हुकूमत को कोई इजाफी कानूनी क़ुव्वत मिली है, जिसमें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जानिब तो इंडोर्स शादियों पर हुकूमत का जो फ़ैसला था उसको पाबंदी का उसको बरकरार रखा और दूसरी जानिब बहुत
سخت الفاظ میں جو اجتماعات کی کوشش ہو رہی ہے، جو جس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، چاہے سماجی اعتبار سے چاہے سیاسی اعتبار سے، اس پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنے آرڈر کا اس کا حصہ بنا دیا، کیا اس سے حکومت کی قانونی پوزیشن کچھ اضافی اس کو قوت ملی ہے؟ کامران صاحب، جہاں آئینی نظام قائم ہو کسی ملک میں، تو یہ فیصلہ کرنا کہ کووڈ جیسی بیماری کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، کیا انتظامات ہونے چاہیے، کیا احتیاط ہونی چاہیے، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. اور اطہر منیلا صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی لیگل کمیونٹی میں بڑی عزت ہے کیونکہ وہ آئین کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ایکسپرٹس حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے اگر کہا ہے کہ 300 سے زیادہ لوگ کسی جگہ نہ اکٹھے ہوں، کووڈ ورنہ پھیلے گا، تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ درست فیصلہ ہے اور میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، بلکہ انہوں نے اس کو اپنے آرڈر میں بھی لکھ دیا ہے. تو یہاں تک تو یہ آرڈر بالکل درست ہے، آئین کے مطابق ہے، حکومت کا ہی کام ہوتا ہے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے سب کچھ کو دیکھ کے. اب مزید جو آگے ایڈ کیا ہے عدالت نے، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے عدالت نے کہ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی اور اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو وہ جو آرگنائزرز ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو نارملی عدالت نہیں کرتی، لیکن چونکہ ایسی ایمرجنسی ہے، ایسی پوزیشن ہے کہ وہ اگر پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ اپنی یا جماعتیں ہیں وہ اس کا احتیاط نہیں کریں گی تو لوگوں کو پریشانی ہوگی، ان کو نقصان ہو سکتا ہے، ان کی جان بھی جا سکتی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. آرگنائزرز پہ ایک طرح کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی ہے. یہ فرمائیے گا کہ یقیناً اجتماعات کے حوالے سے بہت ہی صراحت سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے احکامات جاری کیے ہیں، تحریری فیصلے کے اندر لکھا ہے، حکومت کو اپنی ریٹ کو استعمال کرنے کی کہا ہے، اس کو کہا ہے کہ وہ پابند کرے اس قسم کے اجتماعات کو. لیکن کیا براہ راست حکومت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، عدالت عظمیٰ سے یا عدالت عالیہ سے، کہ اس قسم کی صورتحال ہے، سیاسی جماعتوں کو پابند کیا جائے کہ وہ پبلک گیدرنگز نہ کریں؟ عدالت اس کے لیے براہ راست احکامات دے سکتی ہے، حکومت کرے یا کوئی پٹیشنر کرے، اپوائنٹڈ آرڈر دے سکتی ہے عدالت کیا؟ جی دیکھیں، نارملی تو یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، اپنا انہوں نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ ایسی نہیں ہونے چاہیے جلسے جلوس، تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ پرمیشن نہ دے، اور پھر اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن چونکہ اب ہائی کورٹ نے خود ایک فیصلہ کر دیا ہے جس میں یہ اس قسم کی ڈائریکشنز دی گئی ہیں، تو اس کے بعد ایک طرح حکومت کو مدد مل جاتی ہے، اور وہ اگر عدالت کی مدد چاہے، کوئی آرڈرز چاہے، تو وہ اس کو رجوع کیا جا سکتا ہے. عموماً جس طرح میں نے کہا، عام طور پہ اگر آپ دنیا کو دیکھیں، یہ بتائیے گا دنیا کی عدالتوں کو دیکھیں تو اب منتظمین کی بات کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ منتظمین کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اگر کوئی اس طرح کے اجتماعات کا اہتمام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ جمع ہوں، تو کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں بات آئے گی؟ اس فیصلے کی توہین کے زمرے میں یہ بات آئے گی؟ جی ٹیکنیکلی وہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر عموماً تو دیکھا گیا ہے کہ عدالتیں اس چیز سے دور رہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں حکومت کا کام ہے، حکومت اپنی ریٹ کو انفورس کرے. لیکن چونکہ اب عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو اب ٹیکنیکلی اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ عدالت کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جایا جا سکتا ہے، کوئی شہری بھی جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ حکومت جائے، اور وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے کہ آپ کے جو آرڈر ہے، جو آپ نے ڈائریکشنز دیے ہیں، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور اگر حکومت اس قسم کے اجتماعات روکنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو ناممکن بنانے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ اظہار رائے کی آزادی، سیاسی اجتماع کی جو آزادی ہے، جو سیاسی مظاہروں کی آزادی ہے ہمارے آئین میں، ہماری جمہوریت میں، اس کی منافی تو نہیں ہوگی یہ بات؟ جی دیکھیں، بالکل آپ نے درست فرمایا کامران صاحب کہ ٹیکنیکلی آئین میں لکھا ہے کہ ہر ایک کو فریڈم آف ایسوسیشن ہے، وہ بالکل کر سکتے ہیں جلسے جلوس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، اور آئین میں ہی یہ لکھا ہے کہ یہ بالکل فری ایک فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے،
ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि हर सूरत में ही आप करें. अगर ऐसे मामलात हों जिस तरह ये कोविड-19 का इशू है कि वो अगर लोग ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो ये फैल सकता है, अगर इस किस्म की सिचुएशन हो तो फिर हुकूमत आइन के तहत ही, कानून के तहत ही रुकावट डाल सकती है एसोसिएशन में और जलसों में और जुलूसों में. तो ये अदालत ने जो अहकामात मंजूर किए हैं और कहा है कि ये मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी, जो अदालत ने कहा है कि गवर्नमेंट ने जो फैसला किया उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगी, ये एक दुरुस्त फैसला है, आइन के मुताबिक फैसला है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त अगर किसी को नुकसान पहुंच सकता है तो फिर आप एसोसिएशन पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, यकीनन बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली ज़फ़र, साबिक़ वज़ीर क़ानून, हमारे साथ मौजूद थे. कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प केस सामने आया. एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें कहा गया कि जो लोग मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनको मीडिया में उनकी कवरेज की इजाज़त होनी चाहिए, उन्हें मीडिया इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए. नाम नहीं था मगर तमाम जो मौजू था उसका ताल्लुक़ जनाब नवाज शरीफ से था. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं. यकीनन जनाब नवाज शरीफ की जो इस वक्त पोजीशन है, जिस तरह से वो मुल्क से गए और उसके बाद फिर इश्तिहारी और मफरूर होने का उनका अमल, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज राह का तयन किया है. बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी. इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद. नाम तो कहीं नहीं आया मगर मौजू ये था कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तान में मीडिया पर अपनी राय का इजहार करने का आज़ादी होनी चाहिए, मीडिया को उनको कवरेज करने की आज़ादी होना चाहिए. मुख्तसरन ये कि जनाब नवाज शरीफ तकरीरें कर रहे हैं वो टीवी पे दिखाई जाए, बराह रास्त दिखाई जाए या ना दिखाई जाए. इस सिलसिले में पैमरा ने एक पाबंदी लगाई है. नाम नवाज शरीफ का नहीं लिया है. कहा यह गया कि मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़मान को इस किस्म की कवरेज नहीं दी जा सकती. आपके इल्म होगा कि जनाब नवाज शरीफ मखसूस सूरत हाल की बिना पर मफरूर और इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं. इसी पस मंज़र में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि इजहार राय की आज़ादी बहुत ज़रूरी है मगर किसी मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़िम को रिलीफ देना मफाद आम्मा में नहीं. चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिनल्लाह ने जलसे जुलूसों पर पाबंदी से मुताल्लिक कल के फैसले की तरह आज भी अदलिया को एग्जीक्यूटिव के फैसलों में मुदाखलत से गुरेज करने का तासुर दिया और तारीखी ऑब्जर्वेशन दी कि अदालत मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़मान को रिलीफ नहीं देना चाहती. आज की समाअत में इस रुख की तयन हुआ है जिसका ताल्लुक़ जनाब नवाज शरीफ से है, जिनकी मखसूस सूरत हाल की बिना पर पाकिस्तान से वो इंग्लैंड चले गए थे. मामलात उनकी सेहत से मुताल्लिक थे लेकिन उसके बाद जाके वो यकीनन भरपूर अंदाज में न सिर्फ ये कि वो सियासत में मुतहर्रिक हो चुके हैं, मेडिकल कंडीशन के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको किसी भी दिन हस्पताल में एडमिशन नहीं होना पड़ा और जिसकी वजह से लगता यह है कि अदालत यकीनी तौर पे इस पूरी कैफियत पे बरहम है. आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मफरूर इश्तिहारियों पर पैमरा की मीडिया पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई. दरख्वास्त ह्यूमन राइट्स कमीशन PFUJ समेत 19 सहाफ़ियों ने दायर की थी. पैमरा ने पिछले महीने 1 अक्टूबर को मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़मान को मीडिया कवरेज पर पाबंदी का हुक्म जारी किया था. समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि पूरे जुडिशल सिस्टम का इम्तहान है. दरख्वास्त गुजार चाहते हैं कि तमाम मफरूर मुल्ज़मान को रिलीफ दिया जाए. जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मफरूर मुल्ज़िम का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तक मनसूख किया जा सकता है, शहरियत भी मुअत्तल हो सकती है. आज समाअत की इब्तिदा में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त गुजारों के वकील सलमान किया कि पेटिशनर्स क्या चाहते हैं और आप रिलीफ किसके लिए मांग रहे हैं. जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद इस्तफसार किया कि आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए या फिर किसी और के लिए रिलीफ मांग रहे हैं. सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे. पेटिशनर्स चाहते हैं कि इन्हें आवाम तक मालूमात पहुंचाने से ना रोका जाए. जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 2 अहम लोग मफरूर हैं और इस ऑर्डर से मुतासिर हैं. दरख्वास्त गुजार किस मफरूर को ऑन एयर करवाना चाहते हैं. अदालत ने कहा कि ये पिटीशन इतनी सादा नहीं. पैमरा ने जो ऑर्डर पास किया है उसके खिलाफ मुतासरा शख्स अपील फाइल कर सकता है मगर कोई मफरूर इश्तिहारी खुद अदालत नहीं आया. सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि 1-2 नहीं, हज़ारों मफरूर मुल्ज़िमान हैं. पैमरा का ऑर्डर मीडिया के लिए है, इसलिए सहाफ़ी और एंकर पर्सन मुतासरा फ़रीक़ हैं. जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि मफरूर मुल्ज़िमान को टीवी पर रोज़ाना डिस्कस किया जाता है, सिर्फ इन्हें एयर टाइम देने से रोका गया है. इस तरह तो हर मफरूर चाहेगा इससे ऑन एयर किया जाए. फाजिल जज ने नुक्ता उठाया
کہ اظہار رائے کی آزادی بہت ضروری ہے، مگر یہاں پر سوال کچھ مختلف ہے۔ آپ کی درخواست سے ریلیف تمام مفرور ملزمان کو ملے گا جو عدالت نہیں دینا چاہتی۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ معاملہ یہ ہے کہ کسی ملزم کی غیر حاضری میں اس کے حقوق سے متعلق ٹرائل نہیں چل سکتا۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اگر کسی کو جوڈیشل سسٹم پر اعتماد نہیں اور وہ بھاگ جاتا ہے تو اسے عدالت سرنڈر کرنے تک ریلیف نہیں دیتی۔ فاضل جج نے نواز شریف کا نام لیے بغیر ریمارکس دیے کہ حکومت نے مفرور کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی، مگر الزام عدلیہ پر لگا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مفرور ملزم پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کرے، پھر وہ قانونی حقوق سے فائدہ اٹھائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پٹیشن پہ 19 لوگوں کے نام تھے، جس میں مختلف صحافی بھی تھے، اور اب دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی صحافی اس سے قطع تعلق کا اظہار کر رہے ہیں، مگر بڑا دلچسپ معاملہ ہے کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے اس سلسلے میں بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں جو کہ مفرور اور اشتہاری ملزمان کے حوالے سے، اور یقیناً کیونکہ نام نواز شریف صاحب کا نہیں آیا، مگر اس وقت زیر بحث موجود جناب نواز شریف کی ہی ملک سے عدم موجودگی اور پھر ان کا اب مفرور اشتہاری قرار دیا جانا ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک اور سینئر نامور قانوندان، پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب۔ اب بڑا دلچسپ کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آیا، جس میں کہا گیا کہ آئین کی شق 19 اظہار رائے کی آزادی دیتی ہے، اور یہ اظہار رائے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے کسی بھی مفرور اشتہاری ملزم کو، اور یقیناً نواز شریف صاحب کا نام نہیں آیا، لیکن سب یہ جانتے ہیں کہ پورا موضوع نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے، جن کی ابھی تقاریر جو ہیں وہ جاری ہیں مختلف سیاسی جلسوں میں، اور اب یہ خواہش تھی اس پٹیشن کے ذریعے کہ وہ ٹیلی ویژن پر بھی دکھائی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ یہ ایک موضوع جو ہے آزادی رائے اور فریڈم آف ایکسپریشن کا، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کا ڈائریکٹلی سوال کا جواب دوں، میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ ابھی ایک ریسنٹ ججمنٹ آیا ہے یہ EU کورٹ کا، جس میں کہ ریلیجس فریڈم کے اوپر جب بات آئی تھی کہ یہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، تو EU کورٹ نے کہا کوئی یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ لمٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ لمٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کیس کے اندر بڑا واضح ایک ایشو ہے کہ کیا کوئی مفرور یا کوئی ایبسکونڈر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے پاس آزادی رائے ہے یا نہیں ہے۔ ایک شخص جو ایک کورٹ میں کنوکٹڈ ہو، جو پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہوں، جو ایشو ہے کہ جو کورٹ سے میں آ نہیں رہے ہوں، نوٹسز دیے جا رہے ہیں اور وہ کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوتے، اور ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے ایبسکانشن کی، تو اس صورت میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں، اور اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ اگر ایک شخص کنوکٹڈ ہے، ایک شخص ایبسکانڈر ہے، ایک شخص جو کورٹ سے بھاگ رہا ہے، اس صورت میں اس کے بہت ساری جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ شخص جو جوڈیشل سسٹم ہے اس جوڈیشل سسٹم کے باہر جا رہا ہے، اور اس جوڈیشل سسٹم کے جب باہر جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں اس کو کانسٹیٹیوشن کے تحت رائٹس اس کے ہوتے ہیں، وہ رائٹس جو ہیں وہ کرب کیے جاتے ہیں۔ جب پیمرا کی بات کی جاتی ہے تو پیمرا کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، پیمرا کے اندر کوئی چیز ایسی چیز یہ کی جا سکتی ہے، اور ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایسے موقع کے اوپر وہ کرب لگا دیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا، جب یہ الطاف حسین بھاگا تھا یہاں سے، تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی تقاریر کے اوپر پابندی لگائی تھی، اور وہ پابندی آج تک برقرار ہے۔ میں وہ اس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بھی یہاں سے مفرور ہے۔ بیسیکلی ایشو یہی ہے کہ ایک شخص جو اس کے ہمارے اپنے لوکل قانون کے تحت اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر رہا ہے، لیکن اس میں ایک اور اضافی بات بھی ہے نا کہ وہ نواز شریف صاحب تو بہت ہی زبانی طور پہ حملہ آور بھی ہیں عدلیہ پر بھی، عدلیہ کے نام سے بھی، عدلیہ پہ براہ راست اس کی تنقید بھی کرتے ہیں، اس فیصلوں کی بھی تنقید کرتے ہیں، پھر اس سے ریلیف بھی چاہیے ان کے سپورٹرز کو۔ عجب معاملہ ہے۔
बिल्कुल ये एग्जैक्टली यही बात हुई थी। ये सिर्फ इस जजमेंट के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे हैं, वो फौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो इस मुल्क के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो यहाँ के लोगों पे तनकीद कर रहे हैं। और आर्टिकल 19 अगर आप गौर से पढ़ें तो उसके अंदर स्टेट के ऊपर भी, स्टेट मीन्स ऑल दी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, जो स्टेट है अगर उसके ऊपर कोई बात हो तो वो उस पर कसदन लगाई जा सकती है। आर्टिकल 19 में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अनवर मंसूर खान हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखते हैं, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। हमारे खित्ते में ज़बरदस्त पेशरफ्त हो रही है। आज इसी पस मंज़र में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म की हैसियत से अपना अफ़गानिस्तान का पहला दौरा किया। वज़ीर आज़म के साथ एक वसी वफ़द भी साथ गया और पाकिस्तान के वफूद की, जिसमें इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और तिजारती वफूद शामिल थे, दूर रस बातें हुई। अफ़गानिस्तान के साथ बहुत ही करीबी मुज़ाकरात हुए हैं, जो सिलसिला पिछले चंद हफ्तों से जारी है वो आज मज़ीद आगे बढ़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान और डॉक्टर अशरफ गनी सदर अफ़गानिस्तान की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब हमारे खित्ते में तारीख़ करवट ले रही है। अब से चंद रोज़ कबल अमेरिका के जाने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और हुक्म दिया कि अमरीकी अफ़वाज अफ़गानिस्तान से अपना इनकला जारी रखें और इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। उनका हुक्म था कि 15 जनवरी से पहले अमरीकी अफ़वाज अफ़गानिस्तान से निकल जाएं और सिर्फ 2500 अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में रहेंगे। ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि तारीख़ करवट ले रही है, क्योंकि 19 साल बाद अफ़गानिस्तान से अमेरिका बिल आखिर उसका इनकला हो रहा है। 19 साल में अमेरिका ने क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, क्या हासिल किया, तारीख़ इसको जांचती रहेगी, रहती दुनिया तक इसका जिक्र होता रहेगा। मगर यकीनन अमेरिका के लिए ये बहुत ही एक नुकसान का सौदा रहा है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 19 साल के दौरान अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में तकरीबन $2 ट्रिलियन, 2 खरब डॉलर से ज़ायद खर्च कर दिए। इन 19 साल यानी 2001 से 2020 के दरमियान तकरीबन 3500 इत्तहादी फ़ौजी अमेरिका और उसके इत्तहादी अफ़गानिस्तान में मारे गए, जिनमें से 2400 अमरीकी और बाकी नेटो में मौजूद दीगर अक़वाम के अफराद थे। तकरीबन 20,000 से ज़ायद अमरीकी इस 19 साल की तवील जंग में ज़ख्मी हुए और अमेरिका के जो दिफाई बजट है 19,000 ये जो कैदी, जो अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हैं, इसका एक बहुत हिस्सा उनकी रिहेबिलिटेशन पे खर्च होता है। 2011 से 2012 के दरमियान वो वक्त आया जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका के 1 लाख से ज़ायद फ़ौजी मौजूद थे और सालाना खर्च $100 अरब तक पहुँच चुका था। कायम मुकाम अमरीकी वज़ीर दिफा क्रिस्टोफर मिलर का ऐलान है कि 15 जनवरी तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजों को कम करके 2500 तक कर देगा, जो कि नेटो के अक़वाम के लिए और ख़ुद अमरीकी इत्तहादियों के लिए चंबे की खबर थी। मगर सदर ट्रंप का यह फ़ैसला है कि इसमें कोई नज़रसानी नहीं की जाएगी, अमरीकी फ़ौजों का इनकला जारी रहे और इतलात के मुताबिक अमरीकी फ़ौजों का इनकला जारी है सदर ट्रंप के हुक्म के मुताबिक, और रोज़ाना अमरीकी दस्ते अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं। इसी पस मंज़र में आज काबुल में तारीख़ी लम्हात देखने में आए जब वज़ीर आज़म इमरान खान अपने पहले दौरे में काबुल में मौजूद थे। डॉक्टर अशरफ गनी से उनके मुज़ाकरात हो रहे थे। उनके वक्त में शामिल थे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा महमूद शाह महमूद कुरैशी, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, पाकिस्तान के उनके मुशीर तिजारत जनाब रज़ाक़ दाऊद, और 2 तरफ़ा बातचीत हो रही थी इन तमाम वफूद के दरमियान। और यकीनन एक बुनियाद रखी जा रही थी आइंदा आने वाले साल के हवाले से, आइंदा आने वाले ज़माने के हवाले से। यकीनन अफ़गानिस्तान में भी हालात बहुत तेज़ी से करवट ले रहे हैं। तालिबान अफ़गान अमन मुआहिदा होना है, अमन मुज़ाकरात जारी हैं जिनमें फ़िलहाल एक तात्तुल है, लेकिन आम तासुल अफ़गानिस्तान में यही है कि अमरीका की फ़ौजों के इनक़ला के ऐलान ने यकीनन तालिबान की पोजीशन को बहुत मजबूत कर दिया है। इसी दौरान अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान इत्तहादी रहे हैं, ख़ास तौर पे भारत, वहाँ पर भी परेशानी का आलम है और यकीनन भारत के लिए भी ये पूरी सूरत हाल साजगार नहीं है। आज बहुत कलीदी मुज़ाकरात हुए, 1-on-1 मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म इमरान खान की और डॉक्टर अशरफ गनी के दरमियान, और इस मुलाकात के बाद इमरान खान ने इन पूरे हालात की अक्कासी की।
Pakistan played its role in getting the Taliban to talk to the Americans, and then the intra-Afghan dialogue. We noticed with concern that despite the talks in Qatar, the level of violence is rising. We assure you that whatever possible within our grasp, we will do to help reduce this violence and in fact move towards a ceasefire. Commerce Minister had very fruitful talks in the past 3 days. We hope that trade and connectivity will increase between the two countries, and for that it is imperative that the level of violence goes down. The whole objective of this visit is to build trust, to assure you that wherever you need our help, more than your expectations, we will be inshallah helping you. इन्हीं जज्बात का इजहार किया अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी ने. Mr. Prime Minister, your coming here is historic. Our common objective is to take a leap of faith to overcome the distrust that has haunted our relationship. Practically, we've agreed to form committees to deal with key topics to make sure that the foundation for trust that has been established with your trip today becomes an enduring process within a short period. I would be honored to accept your invitation to visit the Islamic Republic of Pakistan. डॉक्टर अशरफ गनी ने कहा कि वो पाकिस्तान का दौरा भी करना चाहेंगे और पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ख़ास तौर पर तिजारत के हवाले से बहुत ही कलीदी मुज़ाकरात हो रहे हैं. अफगान ट्रांजिट ट्रेड को एक नई शक्ल दी जा रही है और इसके फैलाव का पाकिस्तान ख़ास तौर पे एहतमाम कर रहा है. कनेक्टिविटी के लिए, ट्रेड के लिए पाकिस्तान की बड़ी कोशिश है, क्योंकि उसका ख्याल ये है कि CPEC के आइंदा मरहले में अफगानिस्तान का बहुत अहम किरदार रहेगा. इसी पस मंज़र में ये जो अब जो डेवलपमेंट हो रही है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, ये बहुत अहम है कि जब आज अफगानिस्तान में सदर अशरफ गनी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मुज़ाकरात हो रहे थे और पाकिस्तान की और अफगान मुज़ाकरात हो रहे थे, वफूद के मुज़ाकरात हो रहे थे. रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान में अमेरिका के चार्ज अफेयर्स जो इस वक्त वहाँ पे सफ़ीर हैं, उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से एक तफसीली मुलाकात की जिसका मौजू भी अफ़गानिस्तान था. यकीनन इस पूरे खित्ते की सूरत हाल जिस अंदाज से बदल रही है उसमें अफ़गानिस्तान की मरकज़ी हैसियत है. अब से चंद रोज़ कबल ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और उनका भी जो दौरा था उसका भी मरकज़ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल थी. यकीनन चीन का इसमें एक बहुत अहम किरदार है. इन तमाम मौज़ूआत पर हमारे इस खित्ते में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है. हमारे साथ मौजूद हैं अफ़गान उमूर के हमारे पाकिस्तान में जो सबसे तजुर्बाकार सहाफ़ी हैं उनमें से एक हैं जनाब अहमद रशीद ने पिछले 25 साल से अफ़गानिस्तान की तारीख़ को जिस अंदाज से कलमबंद किया है, ऐसा शायद किसी सहाफ़ी ने किया. कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रशीद साहब. आप बताइएगा, ये आज आप देख रहे हैं कि 19 साल बाद फाइनली अब अमरीकी फ़ौजें बाकायदा अफ़गानिस्तान से ऑब्वियसली काफ़ी अरसे से निकल रही हैं, लेकिन ये तय हो गया है कि 15 जनवरी तक ये मासवाए 2500 फ़ौजियों के ये निकल जाएंगे. तालिबान की पोजीशन इन मुज़ाकरात के दौरान जो कि अभी जारी हैं काफ़ी मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है और शायद अमेरिका को अब इससे परवाह नहीं है कि आगे अफ़गानिस्तान में क्या होता है. सबसे जो बड़ा ख़तरा है सबको, ख़ास तौर अफ़गानों को, ये है कि तालिबान अब रुकेगा नहीं और बातचीत आगे नहीं करेगा नई हुकूमत बनाने के लिए और वो हमला करते रहेंगे और अफ़गान फ़ौज जो है वो वैसे पिघल जाएगी और आखिर में जैसे पिछले 1989 में हुआ था रूसियों के साथ और अफ़गान कम्युनिस्ट के साथ, ये शिकस्त हो जाएंगे. अब मसला ये है कि अगर आप देखें तो हर खित्ते पे एक कशमकश चल रही है. अफ़गान हुकूमत जो है वो बहुत ही कमज़ोर है और उसमें डिविजन्स बहुत हैं. अमेरिका में जो ये फ़ैसला हुआ है फ़ौजियों को निकालने का, इसमें भी बहुत डिविजन्स हैं. रिपब्लिकन जो वैसे सदर ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, काफ़ी रिपब्लिकन्स ख़िलाफ़ हैं. वो कह रहे हैं कि ये वियतनाम की तरह ऐसा शिकस्त होगा अमेरिकी फ़ौजियों की तरह कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और दहशतगर्द जो है वो और भी मजबूत हो जाएंगे. अगर आप देखें चीन जो है, और चीन जो पिछले सालों में बहुत अफ़गानिस्तान के आगे पेश कर रहा था कि कोई सुलह हो जाए, वो भी ज़रा चुप हो गया है, पीछे हट गया है. ईरान ख़ास तौर पे इसमें ईरान को तो किसी ने सीरियसली लिया भी नहीं है. ख़ास तौर अमेरिकन जो बातचीत के लिए तैयार नहीं है ईरान के साथ,
مگر ایران ایک بہت ضروری حصہ ہے اس میں. تو اگر آپ یہ صورتحال دیکھیں کہ اتنی ڈویژنز ہیں یہ اس علاقے میں اور جو مدد کر سکتے ہیں امن کے لیے, یہ افغانوں کو بہت پریشان کر رہا ہے. اور صدر اشرف غنی جو ہیں اس بات کی میرے خیال میں بہت ہی پریشان ہے کہ جو ایلائز ہیں افغانستان کے اور جو چاہ رہے ہیں کہ امن ہو اور جنگ بندی ہو, یہ پوری اپنا زور سے نہیں دے رہے. تو لیکن احمد رشید صاحب 15 جنوری تک تو بہرحال صدر امریکہ کا کمانڈر ان چیف کے آرڈرز ہیں, افغانستان سے امریکی فوجیں تو نکلتی رہیں گی, وہ نکل جائیں گی, اور جو سینیریو آپ نے پینٹ کیا ہے اس میں افغان حکومت کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی. اس دوران پاکستان کا کیا رول ہوگا, کیونکہ ان کا ایک اپنا لیوریج ہے, ایک ان کا تعلق ہے, یا ایک کسی نہ کسی انداز کا ایک انفلوئنس ہے طالبان پر کہ افغانستان میں کوئی ایک بومرنگ نہ کرے, صورتحال کوئی بہت زیادہ خراب نہ ہو. تو پاکستان سے کیا سیکھ کر رہی ہے افغان گورنمنٹ اب, جبکہ وہ ویک سے ویک تر ہوتی نظر آ رہی ہے؟ افغان جو ہیں وہ بہت شک کر رہے ہیں کہ پاکستان پورا اپنا زور نہیں دے رہا ہے طالبان کو انفلوئنس کر کے طالبان کو روکنا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو حملے ہو رہے ہیں طالبان کے بہت ہی خطرناک ثابت ہو رہے ہیں افغان حکومت کے اوپر, افغان فوج کے اوپر. اور بہت سے افغان یہ خاص طور ان کی جو میڈیا ہے اور بہت سے افغان یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنا مدد پوری طرح سے نہیں کر رہا ہے. مگر احمد رشید صاحب یہ بتائیے گا, آپ کا تجربہ کیا کہہ رہا ہے کہ کانکرنگ آرمی کو, ایک فاتح آرمی کو, ایک وکٹوریس آرمی کو کوئی روک سکتا ہے؟ وہ آرمی جس نے امریکہ کو واپس بھیج دیا, جس نے نیٹو کو واپس بھیج دیا, یعنی کہ وہ طالبان فورس, اس کو کوئی روک سکتا ہے اب جب کہ اس کو وکٹری نظر آ رہی ہو؟ بس اب اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو اگریمنٹ ہوئی تھی امریکہ اور طالبان کے درمیان, اس اگریمنٹ کا مطلب یہی تھا کہ امن کی طرف جائیں, ایک کولیشن گورنمنٹ بنے جس میں طالبان اور باقی افغان سیاستدان بھی ہوں. ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, یہ جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے یہ بالکل بند ہو چکا ہے. اور مسئلہ جو میں دیکھ رہا ہوں طالبان کے درمیان, ان میں بھی ڈویژنز ہیں, ان میں ایک جنریشنل ڈویژن ہے. جو پرانے طالبان ہیں جو 20 سال سے لیڈرشپ رول میں لگے ہوئے ہیں, وہ میرے خیال میں چاہ رہے ہیں کہ ایک قسم کا امن ہو اور ایک قسم کا طالبان ابھی بھی اگر نیگوشیٹ کرے تو اس کی کمانڈنگ پوزیشن ہے. دوسرے جو نوجوان طبقہ ہے جو بہت ہی بہت ہی ریڈیکل ہے, اور جن میں سے کچھ جو ہیں گوانٹانمو بھی وقت گزارا ہے اور بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اور وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں فریقین جو ہے, مگر احمد رشید صاحب دونوں فریقین اس وجہ سے دونوں کو سامنے کامیابی نظر آ رہی ہے, انہیں اپنی ملٹری وکٹری نظر آ رہی ہے. یہ جو 20 سال وہ لڑے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ اقتدار کے قریب آ گئے. اب ہونے سے رہا کہ امریکہ دوبارہ اس جنگ میں کود پڑے اور افغان حکومت اور افغان فوج اور طالبان کے بیچ میں آ کے طالبان سے دوبارہ جنگ شروع کر دے, یہ تو اب نہیں ہوگا. نہیں, یہ تو میرے خیال میں نہیں ہوگا, مگر یہ دیکھنا ہے کہ صدر بائیڈن جو ہے وہ کیا قدم اٹھائیں گے. ایک میں تو امریکی فوج کے اندر بہت اختلاف ہے اس فیصلے کا کہ امریکی فوج اتنی تعداد میں نکل جائے افغانستان سے, اور یہ بہت ہی ڈویسو فیصلہ کیا ہے ٹرمپ نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بائیڈن اس فیصلے کو جاری رکھتا ہے یا بائیڈن اس فیصلے کو رد کر کے تھوڑے اور فوج بھی بھیجتا ہے. مگر احمد رشید صاحب, چاہے امریکن اسٹیبلشمنٹ ہو, پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, میڈیا ہو, افغانستان سے نکلنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے امریکہ کے اندر کہ ہمیں افغانستان سے نکلنا ہے, انف از انف. یہ تو آپ نیو یارک ٹائمز سے لے کے اور ریپبلکن لیڈرشپ اور ڈیموکریٹک لیڈرشپ یا مین اسٹریم میڈیا, ہر جگہ ہم یہ بات سن رہے ہیں. امریکی ملٹری بھی یہ بات کر رہی ہے کہ اب افغانستان میں ہمیں رہ کے لڑائیاں نہیں کرنی ہے, ہمیں نکلنا ہے یہاں سے. آج آپ دیکھیں واشنگٹن پوسٹ کا جو مضمون ہے وہ لسٹ کرتا ہے کتنے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ سینیٹرز اور کانگریس مین اس فیصلے کے خلاف ہے. اب بات یہ ہے کہ امریکہ جو بھی فیصلہ کرے گا
कुछ लोगों को, कुछ अपने सियासतदानों को वो नाराज करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद रशीद हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान के माशी उमूर का। हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, छोटे से वक्फे के बाद। साल 2020 में तो दुनिया की मईशत कोरोना की नज़र हो गई। 6 हफ्तों की दूरी पर दस्तक देता नया साल पूछ रहा है कि 2021 में पाकिस्तान की मईशत कैसी होगी और मईशत पर एनर्जी सेक्टर का बुखार उतरेगा या नहीं। सवाल ये भी है कि IMF के प्रोग्राम के साथ क्या कौमी पैदावार में इजाफा मुमकिन है, क्योंकि IMF की जानिब से कहा गया है कि कोविड की सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की बहाली का शेड्यूल फ़िलहाल सामने नहीं है और इस पर अभी जाहिर है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत जारी है। फ़िलहाल सनती सेक्टर, LSM, तरसीलात, टैक्स आमदन, एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आ रही है। यकीनन ये जो मैक्रो नंबर्स हैं पाकिस्तान के वो बहुत बेहतर नज़र आते हैं, जो कि पाकिस्तान पे एतमाद की निशानी है, लोगों के एतमाद की निशानी है और यकीनन पाकिस्तान की मईशत की एक सिमत जो है वो इस वक्त काफ़ी बेहतर नज़र आती है। रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम देखने में आया है। टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइज़र, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में पैदावार हो रही है, बल्कि काफ़ी भरपूर पैदावार हो रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल में GDP की ग्रोथ 1.5 से 2.5% तक रहने की तवक्को है, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए जो मतलूबा GDP की जो ज़रूरत है पाकिस्तान की तरक्की की, उससे ये बहुत कम है, गोया के मसाइल हैं। इस माली साल के 4 महीनों में पाकिस्तान में माशाल्लाह तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़्यादा मौसूल हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने इम्कान जाहिर किया है कि साल पाकिस्तान में तरसीलात ज़र 9% से बढ़कर $24 अरब तक पहुंच सकती हैं। करंट अकाउंट मुसलसल चौथे माह अक्टूबर में भी सरप्लस रहा है। जुलाई से अक्टूबर करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 20 करोड़ डॉलर तक हो गया। अक्टूबर में एक्सपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले में 6.18% बढ़ी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इस माली साल में अब तक तकरीबन 4% इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त $20 अरब को अबूर कर चुके हैं, जिनमें $13 अरब के सरकारी ज़खायर भी शामिल हैं। अक्टूबर में रेवेन्यू कलेक्शन 2% बढ़ने के बावजूद 333 अरब रही, जो 352 अरब रुपए के हदफ से फ़िलहाल तकरीबन 5.5% कम है। ये पूरी मजमूई सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल साल 2021 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, पाकिस्तान की जो मईशत का जो पॉजिटिव सिमत है ये बरकरार रहेगा या इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी तो क्यों आएगी, और क्या ख़तरात हैं पाकिस्तान की मईशत को, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है। वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना मोहतरम डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन कर लिया, जो कि अच्छे नंबर्स जब गवर्नमेंट की शख्सियात आती है हमें बयान करती है, वो मैंने अपनी तरफ से बता दिए ताकि आपका उसमें वक्त ज़ाया ना हो। आपको 2021 कैसा लगता है? अब कोविड तो अभी जारी है, इसमें शिद्दत भी है, लेकिन वैक्सीन की बातें आ रही हैं और फिर हमारा फैसला भी ये है दुनिया के कई मुल्कों की तरह से कि हम इकॉनमी नहीं रोकेंगे। तो आपको डाउन द रोड 2021 मजमूई तौर पे हमारी मईशत के लिए कैसा साल लगता है? इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और इसकी वीकनेस क्या है, अगर मुख्तसर हमें बता दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आपने जो नंबर्स बताए वो तो बहुत काफ़ी उम्मीद अफजा लग रहे हैं, और जो ये साल इस वक्त चल रहा है इसके 4 महीने जो हैं माली साल के गुज़रे हैं, और इस 4 महीने में काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि इस दौरान जो बहुत अहम चीज़ें हुई हैं जो पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम भी दे रही हैं और हमें ये उम्मीद भी दे रही हैं कि आने वाले 8 महीने जो हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। मैं आपको बताऊं कि हमारी तरजीहात क्या हैं इस वक्त। सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस से किस अंदाज में निपटा जाए कि हमारे लोगों की उनकी मदद की जाए ताकि वो इस मुश्किल वक्त से अच्छे अंदाज में गुज़रें। पहली चीज़ तो ये कि 1 करोड़ और 50 लाख लोगों को एहसास प्रोग्राम के थ्रू हमने पैसे बांटे, लेकिन हमने फ़ैसला किया है प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन में कि इस नंबर को 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख किया जाए। दूसरी जानिब जो बड़ा कदम किया गया कि हमने अपनी मईशत को बचाने के लिए कोरोना वायरस के दौरान अपनी बिज़नेस जो है उसको कई तरह की मराहत दी।
बिजनेस सेक्टर है उसको सस्ती बिजली दी, उसको सस्ता गैस दिया, उसको सस्ते कर्ज दिए, उनको उनके बिजली के 3 महीने के बिल भरे और उनके जो कर्ज जब ड्यू हुए तो उनको मौखर किया। और इन तमाम चीज़ों की वजह से अब जो पैदावार है मुल्क की बढ़ रही है। आप मुतमईन हैं डॉक्टर साहब, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़रूर आप देख रहे होंगे बहुत करीब से, जो हमने दिया और फिर जो इसके जवाब में सनत हमें दे रही है या इंडस्ट्री हमें दे रही है, अभी तक आप सेटिस्फाइड हैं इस पे? जी मैं समझता हूँ कि हमारी सनत और हमारा प्राइवेट सेक्टर जो इंसेंटिव्स उनको दिए जा रहे हैं उसके जवाब में अच्छी रिस्पांस दे रहा है। और जिस तरीके से ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने करोना वायरस की मुसीबत से निपटा है, आपको पता है सारी दुनिया में कोई 4 से 4.5% जो है आमदनी में कमी हुई है, जीडीपी में ग्लोबल। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी जो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान की अप्रोच को सराह रही हैं। और आपने देखा है कि कुछ रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तान की जो इवैल्यूएशन है उसको पब्लिकली सराहा है। और एक और चीज़ जिससे लग रहा है कि लोग पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी देख रहे हैं वो ये है कि हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ी है। और दूसरी जानिब आपने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है एक दुनिया की तेज़ तरीन बेहतरी वाली स्टॉक मार्केट साबित हो रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो 100 बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी जो प्रॉफिट है, उनका जो मुनाफा है वो कोई 38% आया है और बैंकिंग सेक्टर का उससे भी बढ़कर आया है। तो ये स्टॉक मार्केट इसलिए बढ़ रही है कि दुनिया के इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आएं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में प्रॉफिट्स भी बना रही हैं और उनकी पैदावार भी बढ़ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब इधर मैं आपसे एक सेकंड के लिए वो करूँगा कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है हमारी यहाँ, इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर की, वो तो कम हो रही है, वो उस रफ्तार से जो इसकी जो मार्केट की परफॉर्मेंस है उससे मैच नहीं कर रहा कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहाँ आनी चाहिए उस अंदाज की एग्जूबरेंस हमें नज़र नहीं आ रही जो हमें खित्ते में दूसरी जगह नज़र आती है। इसकी आपके ख्याल में क्या वजह है? देखिए, चूँकि ये करोना वायरस जो है एक सदी के बाद सबसे शदीद बहरान है, तो इस दौरान में जो इंटरनेशनल कैपिटल होता है जो उनके रिवायती सेफ तरीन जो लोकेशंस हैं वहाँ जाता है। तो जैसे ही इस करोना वायरस के जो बुरे असरात हैं वो थोड़ा उनमें बेहतरी आएगी तो आप देखेंगे कि मज़ीद पाकिस्तान की जानिब रुख करेंगे लोग। और आप इसीलिए हम बार बार ये बता रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को या बिज़नेस को क्यों इंसेंटिव्स दे रहे हैं। देखें, बिज़नेस को इंसेंटिव्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि जब पैदावार बढ़ेगी, जब बिज़नेस सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तब ही जॉब्स बढ़ सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर कोई छोटे घर बनाएगा तो उसको 90% टैक्स की छूट दे दी गई। अगर कोई मुल्क में इंडस्ट्री लगाएगा और ख़ाम माल है तो हज़ारों रॉ मटेरियल्स के ऊपर हमने टैरिफ ख़त्म कर दिए। अगर आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर बिजली, गैस और कर्ज जो हैं वो हुकूमत अपनी जेब से सब्सिडी दे रही है उनके सिलसिले में। जो एक्सपोर्ट सेक्टर के रिफंड्स अटके होते थे वो रिकॉर्ड लेवल के ऊपर उन्हें वापस किए गए। 250 अरब रुपए पिछले साल और इन 4 महीनों में 128 अरब रुपए। ये सब क्यों दिया जा रहा है? फ़कत इसलिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और हमारे लोग जो हैं, ख़ास तौर पे नौजवान लोग जो हैं, उनको जॉब्स मिले। और अब आप देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर 100% कैपेसिटी पे चल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर को दिसंबर तक के ऑर्डर्स मिले हुए हैं और इस वजह से कुछ शहरों में एम्प्लॉयज़ की यानी लेबर की शॉर्टेज भी महसूस हो रही है।
تو انشاءاللہ یہ ہمارا تو ڈاکٹر صاحب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی اس جو انویسٹر ہے یا بزنس مین ہے یا اکانومی کے اوورال ہے وہ میکرو بیلنسز کو بھی دیکھتا ہے. ہمیں جو ہمارے جو ایکسٹرنل اس وقت ہمیں ڈیٹ پیمنٹس کرنی ہے وہ ہمارا سسٹم بالکل اسموتھ رہے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہیں, ابھی فی الحال وہ نہیں آگے بڑھ رہا, کووڈ کی وجہ سے وہ سسپینڈڈ ہے یا میوچولی ہم نے اس کو روکا ہوا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ جو ہمارا امپورٹنٹ ہمارا جو اسٹریٹجک اکنامک ایشوز ہیں جو کہ ایکسٹرنل پیمنٹ سے ایکسٹرنل سچویشن سے ریلیٹ کرتے ہیں, جو آئی ایم ایف وغیرہ سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ کتنے ہمارے قابو میں ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ابھی ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کو باقاعدہ آئی ایم شیور کہ ٹریک پہ لانا ہے, اس پہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے, ہم کتنے آن ٹریک ہیں, آپ کتنے اس پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اگلا سال اس سلسلے میں کوئی ہم ہکپس نہیں دیکھیں گے؟ جی دیکھیں خان صاحب, یہ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیے ہیں اور میں ان کو دو حصوں میں بانٹ کے جواب دوں گا. ایک تو یہ کہ ہم جو میکرو اکنامک بیلنس ہے جو کہ آئی ایم ایف اور ہمارے اپنے جو انٹرسٹ ہیں قومی انٹرسٹ, دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل جو اکنامک بیلنس ہے وہ ہو. اور دوسری جانب آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں خصوصی سوال کیا ہے تو میں اس کا الگ سے جواب دوں گا. پہلے تو یہ کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے اور ہمارے قومی انٹرسٹ میں بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی اچھے انداز میں 2 یا 3 چیزیں کریں. نمبر 1 کہ ہم حکومتی اخراجات جو ہیں ان کو زبردست طریقے سے کنٹرول کریں. تو اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کا فیصلہ کیا ہے مشکل سے مشکل, جس میں ہم اسٹیٹ بینک سے ہم کوئی قرض نہیں لے رہے ہیں, ہم کوئی سپلیمنٹری گرانٹ بجٹ کے علاوہ نہیں دے رہے ہیں, ہم نے ملٹری کے ایکسپنسز کو بھی منجمد کیا, ہم نے سول گورنمنٹ کے ایکسپنسز کو کم کیا, اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم نے جو ہمارا پرائمری بیلنس ہوتا ہے, پرائمری بیلنس کا مطلب یہ کہ ہماری آمدنی اور ہمارے اخراجات میں جو فرق ہوتا ہے اس کو پازیٹیو کیا. یعنی پرائمری بیلنس کو ہم نے سرپلس میں کیا ہوا ہے اس وقت. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے پاکستان میں, اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایک جانب ہم ٹیکسز پہلے سے بہتر انداز میں کر رہے ہیں اور دوسری جانب ہم نے حکومت اخراجات کو کم کیا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو دنیا دیکھتی ہے کہ کیا ہم ڈسپلن سے چل رہے ہیں. دوسری چیز جو دنیا دیکھتی ہے وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس یا ڈیفیسٹ. اور کرنٹ اکاؤنٹ جس طرح آپ جانتے ہیں ہمارا جو بیرونی تجارتی خسارہ ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم ڈالرز جو ہیں وہ زیادہ لا رہے ہیں یا نکال رہے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے جب یہ حکومت آئی تو $20 ارب کے خسارے میں تھا, لیکن اس کو 2 سال میں کم کر کے اس وقت پچھلے 4 مہینے سے اس کو خسارے کو تبدیل کر کے اس کو سرپلس کیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی کم ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیرونی تجارتی خسارہ تھا اس کو بھی ختم کیا گیا. ڈاکٹر صاحب ہم ایک کمرشل بریک لے رہے ہیں, کمرشل بریک کے بعد ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. وزیر اعظم کے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا یہ چیز کو دیکھ رہی ہے اور آپ ثبوت دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ بھی بہتر کیا, ہم نے یہ بھی بہتر کیا. تو ہماری اس جو امتحان ہے, جو ہماری رپورٹ ہے, دنیا اس کو اپروف کر رہی ہے. مطلب خاص طور پہ ہمارے جو ملٹی لیٹرل پارٹنر ہیں جس میں آئی ایم ایف سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ اس کو اپروف کر رہا ہے. اس سے آپ کی مسلسل کمیونیکیشن رہتی ہے, وہاں پہ تسلی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا آگے کا سفر بھی جو ہے وہ ہموار ہے. جی اب میں آپ کے جو آپ نے شروع میں سوال کیا اور جو آپ اب بھی کر رہے ہیں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اور آپ کے اس پروگرام کے تھرو
पाकिस्तान के जो पब्लिक है उनको भी बताना चाह रहा हूँ कि IMF प्रोग्राम की क्या अहमियत है। IMF प्रोग्राम देखें एक बैनुल अक़वामी अदारा है जिसका बुनियादी मकसद उन मुल्कों की मदद करना है जो इक़्तिसादी बहरान से निकलना चाह रहे हैं। और हम IMF जाने के लिए इसलिए मजबूर हुए कि जब खान साहब की हुकूमत आई PTI की तो उस वक्त एक बहरानी कैफियत थी। अब IMF के साथ जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही अच्छे अंदाज में चल रहा है, लेकिन चूँकि कोरोना वायरस आई तो IMF ने भी ये सोचा कि इस वक्त हमें बहुत सख्ती से टैक्स कलेक्ट करने की बजाय अपने लोगों को और बिजनेसेस को मराहत देनी चाहिए ताकि मईशत जो है उसका पहिया बेहतर अंदाज में चल सके इस बहरान कोरोना वायरस के बहरान से निपटने के लिए। तो IMF के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो बहुत अच्छा है। हमारा उनसे रोज़ाना जो है कोऑर्डिनेशन का सेशन होता है और उन्होंने जब ये कोरोना वायरस आई तो हमें 1.4 यानी 1.4 अरब डॉलर जो है मज़ीद दिए। और IMF की अहमियत इसलिए भी है दुनिया में कि जो दूसरे ममालिक हैं और दूसरे बैनुल अक़वामी अदारे हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो IMF के साथ मशवरा करके मुल्कों को मदद देते हैं। तो इसलिए अब इस वक्त हमारा जो IMF का प्रोग्राम है उसकी सिचुएशन इस तरह से है कि वो चाह रहे हैं कि हम दो चीज़ों में मज़ीद पेशरफ्त करें। और वो क्या है, एक तो ये है कि जो बिजली के सेक्टर के खसारे हैं और जो बिजली का जो सेक्टर है एनर्जी का, इसमें बेहतरी लाई जाए ताकि ये जो एक बोझ हुकूमत के बजट पे पड़ता है इसको कम किया जाए। ये हमारे अपने ज़ात मुल्की इंटरेस्ट में भी है और इसके ऊपर काफ़ी मेहनत हो रही है और इसमें हम दोनों का जो एक नुक्ता नज़र है वो सेम है। हम नहीं चाहते कि जब कि कोरोना वायरस चल रहा है इस दौरान हम बिजली की कीमतें बढ़ाएं। तो अब हमें और तरीके ढूंढने हैं बिजली के खसारे को कम करके ताकि हम लोगों पे अपने बोझ भी न डालें बिजली में। मैं माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे मुकिल होऊंगा कि ये तो आपने जब से ये कलमदान संभाला है तकरीबन 1.5-2 साल हो गया, 2.25 साल इमरान खान की हुकूमत को आ गया। खैर इससे पहले भी 5 साल, उससे पहले भी ये मसला बरकरार है। आफ्टर ऑल हमें मसले का हल निकालना है। अब भी हम इस लम्हे पे भी हम ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हाँ हमें इसका मसले का हल निकालना है। अब हम कहीं चलें आसपास ही होते इस मसले के हल के। IMF और नो IMF ये तो हमारी सर्वाइवल का मामला है ना, जितना मैं समझता हूँ हमारी इकोनॉमिक सर्वाइवल इस एनर्जी सेक्टर के साथ मुंसलिक है। ये अंधा कुआं है। कब हम इसका मसले का हल ढूंढेंगे? मुझे मालूम है कि ये आसान नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल किसी ना किसी दिन तो हमें छलांग लगानी है ना इस कुएं के अंदर। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और चूंकि इसके कई डायमेंशंस हैं, कई चीज़ें यकमुश्त करनी हैं इसमें असर को विजिबल यानी जाहिर करने के लिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें पेशरफ्त हुई है, जैसे IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट्स का सिलसिला था वो एक अच्छे अंदाज में निपटाया गया है। एक और बैरूनी ममालिक के साथ हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें गैस जो है काफ़ी कीमत के ऊपर आ रही है उस पर भी पेशरफ्त हुई है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ख़ास तौर पे। और जो हमारे अपने अंदरूनी निज़ाम हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, उनमें भी बेहतरी की जा रही है, अच्छे बोर्ड्स लाए जा रहे हैं। लेकिन आप जो बुनियादी बात कर रहे हैं कि इसमें मज़ीद और वाज़े पेशरफ्त हो, वो एक इशू है जिसके ऊपर हम और IMF आपस में बातचीत कर रहे हैं और दोनों की सोच एक ही है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है उसकी रफ्तार जो है उसको तेज़ करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब आपने कहा दूसरा मामला, एक दूसरा मामला आपने कहा जो इम्पोर्टेंट है IMF के लिए और हमारे लिए भी। जी देखें, दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है तारीखी तौर पर टैक्स जो है कलेक्ट करने में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका है।
اب ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم کس انداز میں ٹیکسز کو بڑھائیں. کرونا سے پہلے الحمدللہ بہت اچھی پرفارمنس جا رہی تھی اور 17% کی رفتار سے ٹیکس جو ہے کلیکٹ ہو رہے تھے. اب چونکہ کرونا وائرس آیا ہے اور ساری دنیا میں لوگ پہلے کرونا وائرس سے نپٹنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کوئی پرفیکٹ وقت نہیں ہے کہ ہم ٹیکسز کے معاملے میں پکڑ دھکڑ کریں, اور اس وقت جب کہ ہماری بزنسز جو ہیں ان کو ایک مشکل صورتحال سے نپٹنا ہے, ہم ان پہ مزید ٹیکسز کا بوجھ ڈالیں. تو یہ بات جو ہے IMF اور ہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں اور کوئی ایسا طریقہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ٹیکسز بھی بڑھیں, لیکن کرونا سے جو نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت سختی نہیں کی جائے, وہ اس پہلو کو بھی سامنے رکھا جائے. کوئی ٹائم لائن پہ کام ہو رہا ہے آپ کے اور IMF کے درمیان؟ جی دیکھیں, IMF کے ساتھ جو اصولی طور پہ بات چیت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا ڈائلاگ تو مسلسل ہے, اور جو بھی چیز ہم کرتے ہیں جس میں کوئی بڑی رعایت دینی ہوتی ہے, جیسے کہ ہم نے کنسٹرکشن کے پیکج میں رعایت دی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس کی چھوٹ کیوں دی کنسٹرکشن میں, کیونکہ آپ کا ٹیکس کا ریونیو اس سے کم ہوگا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ زیادہ اہم ہے کہ ہم ٹیکس کی چھوٹ دیں تاکہ کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو الائیڈ انڈسٹریز ہیں یعنی سیمنٹ ہے اور دوسرے فرنیچر ہے, لائٹنگ ہے, ان سب کی ڈیمانڈ بھی بڑھے. تو یہ ایک فیصلہ ہے جو کہ ہم نے کیا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو بڑھائیں. تو اور یہی چیز ہے جس کے اوپر IMF نے ہمیں اجازت دی یا ایگری کیا ہمارے ساتھ کہ ہاں اس وقت آپ یہ دیں کنسٹرکشن کا پیکج. یا اگر ہمارے ملک میں چھوٹے گھروں کی مانگ ہے لیکن اس کی پروڈکشن نہیں ہے, تو ہم نے 90% چھوٹ دی کہ افورڈیبل ہاؤسنگ یعنی چھوٹے مکانات بنانے کے لیے, اور حکومت کی جانب سے 36 ارب روپے ہم نے رکھے اس چیز کے لیے. تو یہ جو ہیں دو بڑے فیصلے ہیں جن کے اوپر مزید بات چیت ہو رہی ہے. چیلنجز ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ آپ کا بڑا ماشاءاللہ تجربہ ہے, دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی آپ نے کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ فنڈ کو آپ کسی سے زیادہ ہی جانتے ہیں. تو ہم بات چیت تو ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بڑی ہیلدی ماحول میں ہو رہی ہے, بٹ یو ڈونٹ سی کوئی اس میں کوئی آپ کو کوئی بڑا پرابلم تو نظر نہیں آتا ہے؟ میں کوئی پرابلم اس میں نہیں دیکھ رہا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ڈائلاگ جو ہے اس میں ہمیں ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا ہوتا ہے, اور ہمارے اچھے تعلقات ہیں IMF کی مینجمنٹ کے ساتھ. ان کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ بھی جانتی ہے کہ اس وقت دنیا میں انہوں نے خود ایک ٹرم یوز کیا ہے کہ فسکل ایکٹیویزم کی ضرورت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ پالیسیز اس وقت دینی ہیں جس میں معیشت بڑھے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ, وزیر اعظم کے مشیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.